Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ। इससे पहले हमने 2 लेक्चर लिए थे बायो-सावर्ट्स लॉ पर। एम्पियर्स लॉ में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ ऐसे होंगे। पहले तो हम देख लेंगे एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है, एंड आफ्टर दैट बायो-सावर्ट लॉ से जो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डेराइव किया था वो क्रॉस चेक करेंगे क्या एम्पियर लॉ से भी कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, एक सॉलिड वायर हो आपके पास में जिसको सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर भी कह सकते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट पोजीशन पर जैसे एक्सेस पर, सरफेस पर और आउटसाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो बने रहिए हमारे साथ। आफ्टर दैट सोलोनॉइड और टॉरॉइड में एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे और हर एक आर्टिकल पर कैसे हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ एक दूसरा तरीका है बायो-सावर्ट का, अल्टरनेट कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन में जब मैग्नेटिक फील्ड की खोज हुई तो 2 एक्सपेरिमेंट अलग अलग स्टार्ट हुए, बायो-सावर्ट के द्वारा और एम्पियर के द्वारा। तो बायो-सावर्ट ने भी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता किया, एम्पियर ने एक दूसरा जरिया निकाला। तो हम इस आर्टिकल में उसे देखने जा रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ से कैसे करते हैं। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, हमें पता है करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मान लीजिए हम इस वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो गॉस लॉ की तरह से हम r रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक खोज लेते हैं, एक खींच लेते हैं, इमेजिनरी सर्किट। ओके, वही थंब आपका ऊपर की तरफ है राइट हैंड थंब रूल से, तो ये कर्ल ऑफ द फिंगर आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक सर्किट बनाने के लिए कह रही है। तो आपने एक सर्किट बना लिया सर, है ना। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि इस पूरे सर्किट का लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इस लाइन के हर छोटे छोटे एलिमेंट डीएल पर बी का इंटीग्रेशन, बी डॉट डीएल, वो म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इस सर्किट से, इसी को सर्किट बोला जा रहा है, पास होने वाली करंट के मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब बी, मान लीजिए इस पोजीशन पे हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो बी और डीएल का जो डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है, अब चूंकि ये क्लोज सर्किट होता है इसको इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन भी कह देते हैं, बी डॉट डीएल वो होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये कहलाता है एम्पियर सर्किट लॉ। इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस देखेंगे इसको। पहले इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। एम्पियर्स लॉ बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गॉस लॉ की एप्लीकेशंस वगैरह देखी थी। गॉस लॉ में क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पोजीशन पे फाइंड करते थे, जिस पोजीशन पे फाइंड करना होता था वहां से पास होता हुआ एक क्लोज सरफेस खींचते थे। बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं यहाँ भी क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं वहां से पास होता हुआ एक सर्किट खींच रहे हैं, है ना। अब देखते हैं जरा, मान लीजिए कोई करंट है नीचे की तरफ आ रही है और एक करंट है ऊपर की तरफ जा रही है, जरूरी नहीं है एक ही करंट हो। तो सबसे पहले एम्पियर लूप बनाते हैं जिसको हम सर्किट पे कह देते हैं। 2 है तो ये सिस्टम ऑफ वायर है, इसके चारों तरफ बना देंगे। लूप की शेप कैसी भी हो सकती है, सर्किट होना चाहिए, बस क्लोज होना चाहिए, बस क्लोज होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, फिर हर करंट के लिए प्रॉपर साइन के साथ में हम म्यू नॉट इंटू आई कहेंगे, और जो भी करंट बाहर होगी, सपोज एक करंट होती मेरी यहां से निकल रही होती, तो उसको नहीं लेंगे नेट करंट के अंदर, जो भी सर्किट के अंदर करंट होगी उसको लेंगे। फिर साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखेंगे। देखिए एक करंट ऊपर जा रही है, एक करंट इसमें से एंटर कर रही है, तो प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे।
इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। फिंगर्स को कर्ल कीजिए कर्व पाथ के अलोंग, जैसे ये बताया गया देखो डायग्राम के अंदर, इस कर्व पाथ के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए। तो थंब की डायरेक्शन में जो करंट है आपको उसको तो पॉजिटिव लेना है, थंब की डायरेक्शन में जो करंट होगी उनको क्या लेना है आपको पॉजिटिव, और अपोजिट जो करंट होगी उनको क्या लेना है नेगेटिव। और जो बाहर करंट आएगी इनको नेट करंट में इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आई? तो अगर मेरे को इसमें नेट करंट की बात करना है तो I1 ये प्लस होगा आपका, I2 माइनस होगा जो नीचे की तरफ जा रहा है, और I3 का कोई रोल नहीं होगा, उसको मुझे जीरो कहना है। तो नेट करंट लेना है अपने को I1 माइनस I2। इतना क्लियर है सभी को? अब इसके प्रूफ को देख लेते हैं, जिसमें कि हम बायस आउट की हेल्प ले लेंगे। मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है आपका। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्कुलर कर्व आर रेडियस के, इसमें क्लोज वो क्या होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। अब देखिए जैसे मैं इस एलिमेंट पे बात करता हूं तो डीएल का डायरेक्शन भी है, ये सर्कल की डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट है ना, उसको ओपन करते हैं, cos 0 1 हो गया आपका। ओके, अब इसके हर पॉइंट पर ये तो यूनिफॉर्म होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो बी को हम आउटसाइड ले सकते हैं। ठीक है, एक बात बी याद करो, एक स्ट्रेट कंडक्टर इनफिनाइट कंडक्टर से आर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करता था, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ड्राइव किया हमने बायस आउट में, इसको आप रेफर कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई। यही तो होता है एम्पियर सर्किट लॉ, है ना। तो क्रॉस चेक कर लिया, एम्पियर साहब ने अलग तरीके से फाइंड किया था, ठीक है, लेकिन बायस आउट से हमने क्रॉस चेक किया, हम उसी रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। फाइन, ओके। अब हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो हमने अभी यूज किया था म्यू नॉट आई और 2 पाई आर, उसको एम्पियर्स लॉ से ड्राइव करके देखते हैं, है ना। उल्टा क्रॉस चेक कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे फाइंड करना है वहां एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए आर डिस्टेंस पे बना खींचना है, तो ये आर डिस्टेंस पर हमने, मान लीजिए ये आर डिस्टेंस पे है, तो एक क्लोज ये नेटवर्क ले लिया हमने, एक सर्किट ले लिया, ठीक है। अब बी और डीएल एक दूसरे के पैरेलल होता है तो cos 0 हो जाता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। बी को आउटसाइड ले सकते हैं अपन। अब एम्पियर सर्किट लॉ से बी डॉट डी एल तो म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई द करंट पासिंग थ्रू दिस लूप, तो इस लूप से पास होने वाली करंट टोटल करंट है ये आई। फाइन, तो वैल्यू रख दें अपन। अब क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, छोटे छोटे ये एलिमेंटल डीएल है उनका सम, तो यानी पूरा सर्कमफेरेंस, पूरी पेरीफेरी, तो पूरी पेरीफेरी कितना होगा, पूरा सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। तो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल की जगह रख दीजिए 2 पाई आर। फाइन, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर का डिवाइड करो म्यू नॉट आई और 2 पाई आर, वही आ गया जो बायस आउट से हमने फाइंड किया था। क्लियर है सभी को? अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर बात कर लेते हैं। बार बार ये पूछा जाता है कि एक सॉलिड सिलेंड्रिकल स्टेट करंट कैरिंग वायर है। जनरली वायर्स होंगे कुछ ना कुछ तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी होगा उनका, कुछ ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन है जिसका अपना रेडियस है। इन जनरल जब हम वायर कहते हैं तो एक थिन फाइन वायर लेके चलते हैं, उसका रेडियस नेग्लिजिबल होता है, राइट। और इसके एक्सिस के लॉन्ग आई करंट पास ऑन हो रही है। अब डिफरेंट पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं आउटसाइड द सिलेंडर, जैसे यहाँ पर कहीं पूछ रहे हैं आपसे, तो एम्पियर सर्किट लॉ से बात करते हैं तो क्या होता है भाई, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। एग्री? तो हम मान लीजिए इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं आर डिस्टेंस पर, तो यहां से पास होता हुआ एक सर्किट प्लॉट कर लिया अपन ने। ओके, अब क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मतलब इस सर्किट की लेंथ 2 पाई आर हो गया हमारा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई म्यू नॉट आई और 2 पाई आर। तो आउटसाइड में तो अगर हम बात करते हैं तो सारी करंट को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं एक तरीके से एक्सेस पर, तो फाइन वायर की जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, कोई इश्यू नहीं है। फाइन, यदि हम सरफेस की बात करते हैं, ऑन द सरफेस यानी
ये पॉइंट उठाकर हम यहाँ सरफेस पे ले आए तो होगा क्या, सर्किट की रेडियस स्मॉल आर से बदल कर क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। यही अंतर आना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी सरफेस पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनसाइड द सिलेंडर देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि एक्सेस से आर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से पास होता हुआ एक सर्किट बनाया हमने, क्लोज सर्किट। अलग से दिखाया इसको, पूरा क्रॉस सेक्शन ये अलग से बनाया सिलेंडर का जो कि आर रेडियस का है। अब इसके इनसाइड में यहाँ किसी पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से पास होता हुआ एक सर्किट बना लिया आर रेडियस का। अब यहाँ चाहिए हमें एनक्लोज करंट, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रही है, तो इससे तो टोटल करंट नहीं होगा, कुछ कम होगा, वो हमें फाइंड करना होगा। एनक्लोज करंट, एनक्लोज करंट क्या होगी, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द एरिया। क्यों, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डिवाइडेड बाई एरिया, है ना। करंट डेंसिटी निकाले हम, टोटल जो करंट पास हो रही है वो पाई आर स्क्वायर से हो रही है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इससे हो रही है। आप ये नहीं मान के चलो इस लाइन के अलोंग तो हो रही है, डायरेक्शन तो है, लेकिन जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे एरिया के अंदर है, आई पूरे इस एरिया में है। तो इस पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया, एनक्लोज करंट आ गया। ठीक बात है इतना। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई एनक्लोज करंट। बी तो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा तो कॉमन ले सकते हैं आप। डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन इस छोटे छोटे एलिमेंट का पूरी लेंथ वो 2 पाई आर होगा। एनक्लोज करंट की वैल्यू रख दीजिए, है ना। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फिर क्या ही आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इनसाइड के अंदर आ गया। क्लियर ऑलरेडी। अब सॉलिड सिलेंडर की 3 पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। अब इसमें एक चीज आपसे पूछी जाती है कि वेरिएशन बताओ, एक्सिस से हम दूर जा रहे हैं तो वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड का किस तरीके से हो रहा है। तो हमने जो अभी भी फाइंड किया, एक बार समराइज कर लें सारी चीजों को। आउटसाइड द सिलेंडर देखा था म्यू नॉट आई और 2 पाई आर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस आर एक्सिस से डिस्टेंस के, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। ऑन द सरफेस आपका वैल्यू आई थी ये, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, सारी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, आर तो रेडियस है ना इसका। फिर जैसे हमने इनसाइड में बात की थी तो आया था म्यू नॉट आई स्मॉल आर 2 पाई आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल। इनसाइड में जब हम एक्सिस से दूर जाएंगे तो बी की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। आर जीरो होगा तो बी की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो से स्टार्ट होगा, कहने का मतलब। तो वेरिएशन का आइडिया लग गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास में। यहाँ हम एक्स एक्सिस पे आर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। ओके, ये आपका एक्सियल एक्सिस की पोजीशन है। यहाँ से हम दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसका रेडियस होगा सिलेंडर का, वहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा आपका, लीनियरली बढ़ रहा है, बी प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। ये सरफेस पर आपकी वैल्यू है जो कि मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब जब आप बाहर जाते हैं तो आर के साथ ये कम होता हुआ चला जाता है, रेक्टेंगुलरली गिरता हुआ चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर, है ना। तो आर बढ़ेगा तो बी की वैल्यू कम होगी, तो ये वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है सभी को, ओके। अब सोलोनाइड पर बात कर लेते हैं। सोलोनाइड क्या होता है, देखिए हमने कंप्लीट लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखा था, क्या होता है म्यू नॉट आई और 2 पाई आर। अब इसको और स्ट्रॉन्ग करना है हमको, बहुत सारे लूप ले लें हम और उन सारे लूप्स को ऐड कर दें तो कुछ ऐसी शेप बन के आएगी। ये जो शेप होती है ये सोलोनॉइड कहलाती है सबसे पहले तो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मान लो ये ट्यूब है जिसपे कि बहुत सारे वायर्स की वाइंडिंग करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे वायर्स को वाइंड कर रहे हैं, ओके। करंट फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। डॉट बता रहा है करंट ऊपर आ रही है, क्रॉस बता रहा है कि करंट अंदर जा रही है। तो ये पूरी वाइंडिंग कर दी, करंट की डायरेक्शन दिख गई, ओके। तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वही राइट हैंड रूल, ये डॉट है, यहाँ अपना थंब रखिए, ऐसे थंब रखिए आप,
स्क्रीन के परपेंडिकुलर, तो फिंगर्स का घुमाव है करंट का डायरेक्ट, ये ऐसा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन देगा, होगा ऐसा। इसी तरीके से क्रॉस के लिए करके देखिए, स्क्रीन के अंदर की तरफ रखिए, तो क्या ऐसा होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अल्टीमेटली फिर इस तरीके से लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। तो ऐसा मैग्नेटिक लाइन का फील्ड जनरेट हो जाएगा एक सोलेनॉइड की वजह से, है ना। इस तरफ नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन, इधर साउथ पोल का, क्योंकि सोलेनॉइड होती है एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। अब देखिए इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इससे भी देख सकते हैं इधर नॉर्थ बनेगा इधर साउथ बनेगा, सिंपल टेक्निक है। अब आप गौर से देखो, द फील्ड नियर द वायर इज स्टिल सर्कुलर, वायर के पास में सर्कुलर है ना, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, बैंड इनटू ए नियरली कांस्टेंट फील्ड डाउन द एक्सिस, डाउन की तरफ जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट फिर ये कांस्टेंट होता हुआ जा रहा है, ये सर्कुलर से पाथ चेंज होकर आप ये देखिए स्ट्रेट होता हुआ जा रहा है, कांस्टेंट होता हुआ चला जा रहा है। वायर के पास तो सर्कुलर है आपका, है ना। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और जाने थोड़ा सा पहले, कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था आपका। आप कैपेसिटर से कंपेयर करो, कैपेसिटर में भी बिल्कुल ऐसा ही था, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड था, लाइक द कैपेसिटर फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड एक्सेप्ट नियर द एंड, एंड पर जाकर वो एज फैक्टर कहते हैं उसको, एज इफेक्ट कहते हैं, और वहां डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिफरेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड, और दूर जाते हैं तो जीरो आउटसाइड, बिल्कुल लाइक द कैपेसिटर होता है, राइट। तो चलो अब एक्सेस पे फाइंड कर लेते हैं कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमारे कुछ ऐसे वाइंडिंग कर रहे थे अपन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया था। यहाँ हम एम्पियर सर्किटल लॉ को फॉलो करने जा रहे हैं, तो एक क्लोज लूप ले लिया। इस लूप या सर्किट की शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक क्लोज होना चाहिए बस, राइट। ये डायरेक्शन हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अनुसार ले लिया। मान लीजिए इसका लेंथ ए है, ओके। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई नॉट के बराबर होता है। तो एक एक पार्ट को पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं सर्किट के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन इसका। तो ये क्लोज करने के लिए मेरे पास चार पाथ हैं, पी से क्यू, क्यू से आर, आर एस, एस पी। तो मैंने चार पार्ट में इसको बांट दिया, पहले पी से क्यू बी डॉट डी एल, इसी तरीके से क्यू टू आर, फिर आर टू एस और एस टू पी, कोई इशू नहीं है। अब एक एक पार्ट को अलग से डील करेंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा। तो पी से क्यू तक आइए, देखिए बी का डायरेक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे स्ट्रेट था इस डायरेक्शन में, और डी एल का डायरेक्शन पी से क्यू तक इसी डायरेक्शन में, तो जीरो आ गया। यहाँ बी का डायरेक्शन तो ऐसे है क्यू से आर में, और डी एल ऐसे हो गया क्यू आर, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक बात है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है आपका, राइट। आप थीटा चाहे जीरो लो, 180 कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पर, है ना, ओके। और एस टू पी आइए, एस टू पी बी और डी एल, बी का डायरेक्शन ये, डी एल ऐसे, कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर है। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। ये तो देखो कॉस 90 की वजह से जीरो हो गया, ये जीरो की वजह से जीरो हो गया, ये कॉस 90, तो ये तीनों फैक्टर तो आपके जीरो बच गए, हो गए, केवल ये वाला फैक्टर रह गया आपका, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास क्या आ गया, केवल ये वाला पार्ट है जो कि काम का है, बाकी सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, जीरो, फाइन, ओके। अब देखिए बी हर पॉइंट पर इसके कांस्टेंट है पी से क्यू तक, तो बी को बाहर ले सकते हैं आप, डीएल की जगह डीएल कॉस जीरो को 1 कर दिया। अब पी से क्यू तक डीएल का इंटीग्रेशन यानी इसकी लेंथ, लेंथ किसके बराबर है, एक, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई बी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ए। अब म्यू नॉट इंटू एनक्लोज करंट, इस लूप में सर्किट में कितनी करंट एनक्लोज है, ठीक है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल एन, यूनिट लेंथ में, तो ए लेंथ में कितने टर्न हो गए, एन मल्टीप्लाई बाई ए, राइट। और एक करंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्न में कितनी करंट जा रही है, आई, एक टर्न से कितनी करंट पास हो रही है, आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने एनक्लोज है, एन है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हो गई।
अब एम्पियर सर्किटर लॉ की बात कर लेते हैं। ये था आई नॉट का मतलब यहाँ पर टोटल करंट एनक्लोज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बी आ गया था ए, तो देखिए ए से ए को कट कर दें अपन यहाँ पर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई। तो सोलोनाइड की वजह से एक्सेस की सेंटर पे या मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलोनाइड। फाइन, क्लियर है। टॉरॉइड देख लेते हैं। टॉरॉइड क्या होता है, हमने देखा कि सोलोनाइड के अंदर जो फील्ड होता है वो एंड्स पे जाके स्प्रेड आउट हो जाता है, वीकन हो जाता है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए यदि हम दोनों एंड्स को ही मिला दें, दोनों एंड को ही मिला दें, तो एक डोनट जैसी शेप बन जाएगी। ये डोनट जैसी जो शेप बन गई है, इसी को क्या कहते हैं, टॉरॉइड कहते हैं। टॉरॉइड इज ए सोलोनाइड बट इट इज ए एंडलेस सोलोनाइड इज नॉन एज टॉरॉइड। एंड को, दोनों एंड्स को मिला दिया आपने, तो काम तो वैसे ही करेगा। तो अब ये एंड नहीं होंगे, तो ये जैसे मिला दिए तो इस सर्कुलर पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अब यूनिफॉर्म हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, राइट। अब केवल जो मैग्नेटिक फील्ड है इस ट्यूबुलर एरिया के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, इनसाइड और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इनसाइड आउटसाइड का मतलब पॉइंट लगा के दिखाएं कि O पॉइंट पर और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, केवल जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ होगा, P पॉइंट पर होगा। क्लियर है ये वाली बात। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है, ट्यूबुलर एरिया है जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पर वायर की वाइंडिंग करते हैं एक बार और बिल्कुल यूनिफॉर्म वाइंडिंग करते हैं, जिससे कि एक यूनिट एरिया के अंदर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल रहे। एक एंड से करंट एंटर कर रही है, दूसरे एंड से बाहर आ रही है, ठीक है। ये इसका पर्टिकुलर एक्सेस हो गया, ठीक है, जहाँ बिल्कुल सेंटर की बात कर रहे हैं, इनर और आउटर रेडियस के बीच में। वहाँ एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया डीएल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ओके, सेंटर से, और ये इसका एवरेज रेडियस हो गया स्मॉल आर। अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, आउटसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ होगा इस जगह, जो कि नॉन जीरो होगा। यहाँ इस पी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करेंगे मैग्नेटिक। एम्पियर सर्किटर लॉ क्या बोलता था कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई होता है। आई नॉट का मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द सोलोनाइड या टॉरॉइड। टॉरॉइड के इज एंडलेस सोलोनाइड है ना, तो इस पूरी की पूरी टॉरॉइड से कितनी करंट पास ऑन हो रही है, यहाँ आई नॉट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब आप देखें कहीं भी मैं एक छोटा सा सेगमेंट लूँ तो बी और डी एल एक ही डायरेक्शन में होगा तो जीरो कह देंगे, और पॉइंट पर इस लाइन पर बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी इन मैग्नीट्यूड, तो बी को बाहर ले सकते हैं अपन। और क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मतलब इसकी टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, अगर आर रेडियस है तो 2πr, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी, है ना। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई आई नॉट, म्यू नॉट मल्टीप्लाई, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स ये जो आपने लगाए कैपिटल एन है और एक टर्न में करंट आई है तो एन आई हो गई, राइट। तो एम्पियर सर्किटर लॉ क्या कहता है हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई करंट एन क्लोज्ड, है ना। वैल्यू रख दो जो फाइंड किया है अपन ने, 2πr का डिवाइड करो, n डिवाइडेड बाई लेंथ, स्मॉल n हो गया ये तो फॉर्मूला तो देखने में वैसा ही है, लेकिन n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर एवरीबॉडी। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि ए सोलेनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इट हैज 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग, एक लेयर नहीं है 3 लेयर है, हर एक में ईच में 4000 टर्न्स हैं, और करंट फ्लो हो रहा है वायर में 5 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे यानी एक्सिस के सेंटर पे। आप देखिए लेंथ 1 मीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई रेडियस से कंपेयर में, तो ऐसे में हम इन्फिनाइट सोलेनॉइड मान के चलते हैं, जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया था म्यू नॉट एन आई वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन आई।
वैल्यू रखते हैं। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई टाइम्स पर माइनस 7। n देखिए एक लेयर में 4000 और कितनी लेयर है 3, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे और लेंथ कितना है 1 मीटर। आई करंट कितना है 5 एम्पियर। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो चेक करो जरा मल्टीप्लाई करके, आप खुद देखो पॉज करके, क्या इतना आ जाएगा 240 पाई इंटू 10⁻⁴। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.4 पाई 10⁻² टेस्ला। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If given length of the current carrying wire of the solenoid is wound on the another solenoid, उसी वायर को खोल के दूसरे सोलोनॉइड पर of equal length, लेंथ उतनी है बट हाफ ऑफ द इनिशियल रेडियस, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। लेंथ ऑफ द वायर फिक्स है यहाँ पर, एक टर्न में कितना लेंथ कंपनसेट होता है 2 पाई आर, एन टर्न है। अब दूसरे केस में रेडियस तो हाफ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले फाइंड करेंगे कितने हो गए। देखिए 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई आर से 2 पाई आर पूरा कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू n डैश बाई 2, तो n डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2n। तो इस बार नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक बात है। रेशियो ले लेते हैं बी डैश और बी करके, म्यू नॉट स्मॉल n की वैल्यू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दिया है ना। ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एल से एल कैंसिल, आई से, तो ये केवल एन डैश बाई एन बच जाएगा। वैल्यू हमारे पास है, एन डैश कितना था 2, तो ये रेशियो 2 आ गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले से डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इस बार हम फिक्स्ड लेंथ के सोलोनॉइड की बात करने जा रहे हैं और उसके मिड पॉइंट पर 0.8 मीटर का लेंथ बताया गया है सोलोनॉइड का। और देखिए रेडियस नेग्लिजिबल नहीं है, रेडियस का 0.3 मीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, करंट फ्लो है 10 एम्पियर। इस बार 0.8 के कंपेयर में 0.3 नेग्लिजिबल नहीं है, तो ये फिनाइट लेंथ का सोलोनॉइड कहलाएगा। इसमें म्यू नॉट एन आई वर्क नहीं करेगा, ध्यान रहे, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है 1/2 म्यू नॉट एन आई cos θ1 माइनस cos θ2। याद रखिए। स्मॉल n का मतलब कैपिटल N बाई एल, कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। अब ये वैल्यूज cos θ1 cos θ2 चाहिएगा आपको। एंगल्स देखिए कैसे मेजर करते हैं, एक डायरेक्शन से करते हैं। ये आपका θ1, दूसरा ये θ2 कहलाता है, ये θ1 ये θ2 कहलाता है। ओके, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये टोटल 0.8 है और हमको चाहिए मिड पॉइंट पर, तो ये मिड पॉइंट है तो ये 0.4 0.4 हो जाएगा। और ये रेडियस हमको पता ही है। ये अगर 0.3 है, ये 0.4, तो ये डायगोनल 0.5 हो गया ना। तो cos थीटा चाहे ये वाला निकालें या ये वाला θ1, तो बेस और हाइपोटेनियस इतना हो जाएगा। ये cos θ2 निकालें तो ये θ2 क्या है, एक तरीके से 180 माइनस θ1 है कि नहीं। और cos 180 माइनस θ1 क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो इतनी वैल्यू माइनस के अंदर आ जानी है। ठीक बात है। ओके, ये सारी वैल्यू अब यहाँ प्लेस करता है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई टाइम्स माइनस 7, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दे रखे हैं आपको, है ना। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.8, करंट कितना है यहाँ पर 10, ये करंट की वैल्यू 10 यहाँ रख दिया है। cos θ1 माइनस cos θ2, तो cos θ2 की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ऐसे। ठीक है, सॉल्व करें इसको। ये डेसिमल हटा दिया तो एक 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, ये 8/5 आ गया आपका। 8 से 8 कट कर दीजिए और 5 से 10 को, तो ये 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये तो एज इट इज रख दिया हमने 2 × 10⁻⁴। आगे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर लो 4 पाई 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो टोरॉइड हैं आपके पास 1 और 2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 200 and 100, एवरेज रेडियस है 40 and 20। If they carry the same current, the ratio of magnetic field inside the core of the toroid, वो ट्यूबुलर सेक्शन था उसको कोर कह रहे हैं। फाइन।
म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला था आपका। देखिए बस नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस अलग है तो स्मॉल एन अलग होगा, करंट तो दोनों में सेम बोला गया है, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल कर दीजिए, करंट से करंट, तो केवल ये N1/N2 आ गया आपका। अब नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ टॉरॉइड की उसकी पेरिफेरी होती है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr हो गया, 2π से 2π कैंसिल, तो B1 और B2 आ गया N1/N2 और R2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो R2/R1, ठीक बात है। रख दीजिए, N1 कितना है 200, ये 100, रेडियस इनके 20 एंड 40 सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए हमने यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कट कर दीजिए। ये 2 हो गया आपका, तो ऊपर भी आपका 40 हो गया है और नीचे भी 40, तो 1:1 आ जाना है। क्लियर है इतना। इस चैप्टर में अभी तक हमने 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, लॉरेंज फोर्स के नाम से जो जानते हैं आप। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स पहले तो हम, फिर डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए कई रूल होते हैं, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। फिर उसके बाद में पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रेट लाइन में कब मूव करता है, सर्कुलर पाथ कैसे होता है चार्ज पार्टिकल का, हेलिकल पाथ कैसे बनता है ना। फिर टोटल लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे। टोटल लॉरेंज फोर्स का मतलब कि कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर टोटल फोर्स कितना एक्ट करता है, और इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे साइक्लोट्रॉन, और सभी आर्टिकल्स पे देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि इस लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।